चलो भाई, नेक्स्ट टेस्ट 3 सोसाइटी का है ना। आई होप आप पढ़ के आए होगे। और ठीक है, टॉपिक्स थोड़े सिमिलर हैं। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म और लास्ट में सोशल एम्पावरमेंट। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। तो जो हमारी पोस्ट लिबरल 1991 का जो इकोनॉमी, उस पर एथनिक आइडेंटिटी पे क्या फर्क पड़ा है और कम्युनलिज्म पे क्या फर्क पड़ा है, वो आपको बताना है। 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स, 11 मिनट्स, स्टार्ट। सर क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए। ओके। क्या नाम है? देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी, है ना। तो पोस्ट लिबरल मतलब कि 1991 जो लिबरलाइजेशन था उसके बाद की इकोनॉमी के क्या इम्पैक्ट पड़ा है ऑन एथनिक आइडेंटिटी के ऊपर। पहले तो ये पता होना चाहिए एथनिक आइडेंटिटी क्या होती है, पता है। एक होती है रेस। रेस क्या होती है, बायोलॉजिकल जो फीचर्स हो गए। अब रेस में या फिर उसके अलावा और एक लेवल ऊपर जाता है, और चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे मान लो कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, वहाँ की एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल हो गया कि इसी एरिया में कन्फाइंड है, वो उनकी क्या बनाएगी, उनकी एथनिसिटी। आ गया डिफरेंस रेस और उसमें। तो एक एथनिसिटी पर्टिकुलर रीजन स्पेसिफिक होती है, रिलीजन स्पेसिफिक होती है, कल्चर स्पेसिफिक होती है। जो लोग वहां पे रहते हैं एक पर्टिकुलर कल्चर फॉलो करते हैं, वो उनकी एथनिसिटी होगी। तो ऐसे लोगों को जो पर्टिकुलर एथनिसिटी है उनके लिए पोस्ट लिबरलाइजेशन में आपका कैसे उसको इम्पैक्ट किया। तो आप बताओगे हाँ भाई किया इम्पैक्ट, लेकिन हमेशा देखो कितना हम ये करें, कोई एक साइड नहीं लेनी, दोनों लेनी है। कल से हम ये ट्राई कर रहे हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है और कुछ कुछ चैलेंज भी आए उनको। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है, पहले तो आपने इंट्रोडक्शन देख लो, मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्वेश्चन आए चाहे यहाँ पे आए, दोनों को मिला के आ रहे हैं सोसाइटी और पोस्ट इंडिपेंडेंस के। तो जब भी पोस्ट इंडिपेंडेंस ये लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म्स से क्वेश्चन आता है ना, तो जो इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन में दे रखा है ये सेट हो जाएगा। उसमें ये बेसिक बताना चाह रहा है कि जो लिबरलाइजेशन का पीरियड था उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, अर्बनाइजेशन हुआ है, ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ है। ये तो इकोनॉमिक्स वाली बात बना दी आपने, ठीक है। पर साथ साथ सोसाइटी में भी चेंज आए हैं, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, अर्बनाइजेशन आया, ग्लोबल इंटीग्रेशन आया। ये कॉमन वर्ड आप यूज कर सकते हो रिफॉर्म वाले एलपीजी के बाद वाले उसमें, ठीक है। साथ साथ इट रीशेप द सोशल डायनामिक्स। तो केवल इकोनॉमी की बात नहीं, उसने हमारी सोशल डायनामिक्स को भी रीशेप किया है, ठीक है ना। और इसका डुअल इम्पैक्ट पड़ा है, ये नहीं कि एक साइड में डुअल इम्पैक्ट पड़ा है इसका, जिसमें कई जगह पे तो इंक्लूजन भी हुआ है उनका, और कई जगह पे जो ऑलरेडी डीप जो लाइन जो फॉल्ट की लाइन थी वो और डिवाइडेड हो गई है। ऑलरेडी डीपन द फॉल्ट लाइंस। तो दोनों है, इंक्लूजन भी और एक्सक्लूजन भी ये। तो ऐसे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया तो समझ गया इंसान कि आप इसमें भाई इकोनॉमिक के साथ सोशल बात भी कर रहे हो और इम्पैक्ट भी आपको पता है, दोनों करोगे आप, इंक्लूजन का भी और एक्सक्लूजन वाला भी। अब बताओगे कैसे उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ है एथनिक आइडेंटिटी के ऊपर। जो एथनिक ग्रुप्स है दे गेन मेन स्ट्रीम विजिबिलिटी। तो पहले इतनी विजिबिलिटी कोई कहाँ पे है कोई कहाँ पे है, लेकिन अब हमें थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, थ्रू सिनेमास, थ्रू स्पोर्ट्स, थ्रू ओटीटी पता चल पा रहा है ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, इनका ये कल्चर है। अब चाहे उसके लिए रिस्पेक्ट हो रही है या कई लोग डिग्रेड कर रहे हैं वो अलग बात है, पर अवेयरनेस तो पहले बढ़ी है ना। तो ये है मेन स्ट्रीम में इनकी विजिबिलिटी बढ़ी है पोस्ट 1991 थ्रू सिनेमा। उसके एग्जाम्पल जैसे एलिफेंट विस्पर जो मूवी आई थी वो, ठीक है। स्पोर्ट्स के थ्रू, टूरिज्म के थ्रू, इनके थ्रू क्या हुआ है, मेन स्ट्रीम में विजिबिलिटी बढ़ी है किसकी, एथनिक ग्रुप्स की। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज हुए हैं उनसे इनका कल्चर को प्रिजर्वेशन भी हुआ है और प्रमोशन भी हुआ है, ठीक है। प्रिजर्वेशन एंड प्रमोट द देयर लैंग्वेज एंड आर्ट, उनको इन्होंने। फिर आप एग्जांपल दो, लेपचाज और खासीज, इन्होंने अपनी लैंग्वेज और आर्ट को यहाँ पे प्रिजर्व भी किया, प्रमोट भी किया। हर एक के अंदर देख रहे हो आप, एग्जाम्पल 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 है। वो सब मैंने दे रखे मॉडल आंसर में, वो आपको लिखने ही पड़ेंगे, तब जाके आपका आंसर थोड़ा एनहेंस होएगा।
फिर थर्ड पे आप बताओगे इनको कि भाई एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। कैसे बढ़ा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट एथनिक ग्रुप का? थ्रू रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शंस हो गए, थ्रू एनजीओ पार्टिसिपेशन, ठीक है, एनजीओ आउटरीच बढ़ी है, इसलिए उनका क्या हुआ है, आपका एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन लेवल बढ़ा है। ठीक है, उससे क्या हुआ है, इनकी अपवर्ड मोबिलिटी हुई है। जब एजुकेशन मिलता है, एम्प्लॉयमेंट, तो अपवर्ड मोबिलिटी, तो आपने बता दी। ये सारे हो गए पॉजिटिव एस्पेक्ट। फिर नेक्स्ट आप बताओगे पर कुछ चैलेंजेस भी हैं। ये थोड़ी कि सारे जो पोस्ट लिबरलाइजेशन के सारे एथनिक ग्रुप को फायदा होगा इकोनॉमिक, ऐसे तो नहीं है। तो यहाँ पे भी डिस्पैरिटीज है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी परसिस्ट इन द सर्टेन ट्राइबल एरिया। फिर कुछ एग्जांपल दोगे किन किन एरिया में आपके इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है। ठीक है, दे रिमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। जानबूझ के मैंने वर्ड डाला है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था लिबरलाइजेशन, तो मैं रीइंफोर्स करूंगा बार बार अपने आंसर के अंदर वर्ड लिबरलाइजेशन कि सर मैं और कुछ नहीं बता रहा आपको, मैं तो लिबरलाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ कि लिबरलाइजेशन के बाद आपके जो काफी ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो क्या हो गए, एक्सक्लूडेड हो गए, उनको उतने बेनिफिट्स नहीं मिले, इसलिए जानबूझ के वर्ड लिखा लिबरलाइजेशन कि दे रिमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। सेम वर्ड, जितना रीइंफोर्स करोगे क्वेश्चन के वर्ड्स को एग्जामिनर उतना ही क्लोज जाएगा। ऐसे में भी ये करना है, उस टॉपिक को रीइंफोर्स करना है बार बार हर पैराग्राफ में। डिस्प्लेसमेंट एंड रिसोर्सेज कंफ्लिक्ट, ठीक है, तो अब मान लो लैंड एक्विजिशन हो गया, रिसोर्स कंफ्लिक्ट है, तो लिबरलाइजेशन का ये भी हुआ है, तो कईयों का डिस्प्लेसमेंट हुई है, फिर वहां पे एग्जांपल दो, केस स्टडी दो, तो डिस्प्लेसमेंट हुई है और रिसोर्स में कंफ्लिक्ट हुई है। इनसे क्या हुआ है, इट अंडरमाइन द एथनिक लाइवलीहुड, तो उनकी लाइवलीहुड पे इंपैक्ट पड़ा है और डिस्पैरिटी और बढ़ी है। तो एक जगह आपको पॉजिटिव बताने, दूसरी जगह चैलेंज बताने। थर्ड है कल्चरल प्रैक्टिसेस आर कोमोडिफाइड फॉर प्रॉफिट। अब उनसे नुकसान क्या हुआ इनका, तो इनका ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस था वो कम हो गया। किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, कोमोडिफाइड कर रहे हैं, है ना, तो उससे क्या हो रहा है इनका कल्चरल वीकनिंग द ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस। फिर लास्ट में जो अलग अलग एथनिक आइडेंटिटी थी उनको धीरे धीरे पॉलिटिक्स के लिए यूटिलाइज करने जाने लग गया, ठीक है ना। तो राइज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, उसमें क्या हो रहा है, फिर अगर ये कह रहे हैं ये अच्छा ग्रुप है, ये हमारे ये हमें नुकसान कर देगा, तो इससे क्या हो रहा है, इट फीलिंग इनसिक्योरिटीज अमंग डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटीज। तो दूसरा क्या हुआ लिबरलाइजेशन के बाद आपका राइज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इट इज लीडिंग टू द फ्यूलिंग ऑफ इनसिक्योरिटीज अमंग डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटी। कुकी नागा मान लो, कोई भी मान लो, किसी के एक ग्रुप कहेगा कि यार ये ग्रुप है, ये ग्रुप हमें सारे ओवरटेक कर लेंगे यहाँ से, तो दूसरे ग्रुप में क्या आ जाएगी, इनसिक्योरिटी आ जाएगी। तो अगर आप उसको आपने एथनिसिटी को पॉलिटिसाइज कर दिया तो इट विल लीड टू द फ्यूलिंग ऑफ इनसिक्योरिटीज इन डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटीज। ये वर्ड्स लिखने हैं आपको, तो यही सब में ही आ जाएगा, रीजनलिज्म में भी आ जाएगा, फिर सेकुलरिज्म में भी आ जाएंगे, कैसे डिफरेंट ग्रुप्स, तो कॉमन वर्ड चल जाएंगे आपके। ऐसे आप बताओगे कम्युनलिज्म पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, तो कम्युनलिज्म पे भी कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े हैं इसके। तो क्या हुआ, अर्बन कल्चर क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, सबको मिक्स करके चलता है, तो रीजनल रिलीजन क्या आता है, टॉलरेंस आती है। तो एक अर्बन कल सेंटर वाला एग्जांपल दोगे आप। दूसरा कहीं ना कहीं जब पोस्ट लिबरलाइजेशन, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात करोगे आप तो सीएसआर की बात करो, है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंटर कम्युनिटी फेथ को बढ़ाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म पे कम हुआ है थोड़ा, ठीक है ना। फिर उसके कुछ चैलेंजेस और है, वो आप नोट डाउन जैसे मैंने दे रखे हैं, है ना। जैसे कुछ जगह पे क्या होता है, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है, क्योंकि पोस्ट लिबरलाइजेशन क्या हुआ है, कुछ एरिया डेवलप भी हुए हैं, कुछ अंडर डेवलप रह गए, तो उनको फिर रिलीजियस टर्न मिल जाता है। जैसे एग्जांपल दो हरियाणा में नू, तो नू एरिया के अनडेवलप्ड है, तो वहां पे वो जब भी क्लैश होते हैं, कम्युनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, तो कम्युनल क्लैश क्या आता है, कम्युनल कलर ले लेते हैं। तो ये लिखा है मैंने, इन डिस्ट्रिक्ट लाइक नू हरियाणा इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट हैज रीइंफोर्स्ड कम्युनल सस्पिशन एंड ओकेजनल वायलेंस। दूसरा, पॉलिटिकल एक्टर्स ऑफन एक्सप्लॉइट द इकोनॉमिक एंजाइटीज, तो ऑलरेडी वो इकोनॉमिक डिप्राइव्ड होते हैं, पुअर होते हैं, उनको फिर कम्युनल कलर दे देते हैं, तो वही पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट वहां पे एथनिसिटी में था, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। लास्ट है कुछ स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है, स्टीरियोटाइप रिलीजन एंड एथनिक आइडेंटिटी प्रमोटिंग मेजोरिटेरियन व्यू, है ना। तो अगर जब मेजोरिटेरियन व्यू ज्यादा करेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को स्टीरियोटाइप कर दिया ऐसे ऐसे है, और मेजोरिटेरियन व्यू को प्रमोट किया जा रहा है हर जगह, तो फिर क्या आते हैं वहां पे कम्युनल क्लैश होते हैं। तो ये पोस्ट लिबरलाइजेशन आपके चैलेंजेस देखे गए हैं, वो आपको चैलेंज लिखने दे, ठीक है। मेन तो यही आएगा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के कारण और पॉलिटिसाइजेशन के कारण क्या कम्युनल वायलेंस वैसे बढ़ रहे हैं। कुछ एग्जांपल लिख देना आप उसको, हो गया दोनों का। वो ही आगे बढ़ाऊंगा कम्युनल, वो सेम ही एग्जांपल है, क्योंकि पेपर तो एक में एक क्वेश्चन आना है, तो दो तीन एग्जांपल याद कर लेना, तीन चार ही फैक्टर याद कर लेना, हो जाएगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट, आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म द की एलिमेंट्स इन द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। तो हमारा जो सेकुलरिज्म इससे बनाया गया, ये आपको बताना है, जस्टिफाई योर आंसर, इन सबसे बनाया गया हमारा सेकुलरिज्म, बताओ।
कैसे टॉलरेंस से बना है, कैसे एसिमिलेशन से बना है, और कैसे आपका प्लूरलिज्म से बना है। ये हमारे की एलिमेंट्स हैं सेकुलरिज्म के। जस्टिफाई करना है आपके आंसर को, तो पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कि हाँ ये मतलब है इसका, हाँ बना है इससे, और ये इसके एग्जाम्पल है, ऐसे लिखना है इस आंसर को। और किसी को और एक्स्ट्रा आता है तो और अपना लिख दोगे, इनके अलावा अदर फैक्टर्स है जो हमारे सेकुलरिज्म के की एलिमेंट्स है। हो गया, ठीक है भाई, टाइमर मैं भूल गया था शायद। डन। देखो पहले बेसिक बताओ इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में ना। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म इज सर्वधर्म संभव, सारे रिलीजन यहाँ पॉसिबल है। अब कैसे, जो बेसिक की एलिमेंट्स है वो आपके टॉलरेंस, असिमिलेशन और प्लुरलिज्म। तो टॉलरेंस कैसे की एलिमेंट है, इससे पहले एक चीज तो देखो, आप जो पिछले वाला क्वेश्चन था, एक मैं चीज बताना चाह रहा था कि जो आपका तरीका होना चाहिए ना, यहाँ पे कहीं इस तरीके से देखो। जो आप आंसर राइटिंग करते हो, कई बच्चे कहते हैं कि पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, उसको हम लिमिट कैसे करें, है ना। तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, आपने पॉइंट बताया डिस्प्लेसमेंट एंड रिसोर्स कंफ्लिक्ट, फिर इससे क्या इंपैक्ट हुआ, अंडरमाइन एथनिक लाइवलीहुड। तो आप पॉइंट लिखो, उसका इंपैक्ट बताओ, और उसका एक एग्जाम्पल लिख दो, तो वो आपके सारे डायमेंशन कवर कर लेगा। आगे समझ में। जैसे ये मान लो कल्चरल प्रैक्टिस एंड कोमोडिफिकेशन, इस ये पॉइंट हो गया, इससे इंपैक्ट क्या हुआ, इससे वीकनिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस, ये इंपैक्ट हुआ इसका। और फिर उसके आगे एग्जांपल लिखो। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपकी डायमेंशंस सारी कवर हो रही हैं उस लिमिटेड स्पेस के अंदर। अगर आपको ज्यादा कंटेंट आ रहा है तो ये तरीका एक बेस्ट रहता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखेंगे, और जो दूसरे होंगे वो केवल पॉइंट्स लिखेंगे। नंबर दोनों के जो पॉइंट्स लिखेगा वो एग्जामिनर काटेगा नंबर, यार एनालिसिस नहीं कर रखा। जिसने पैराग्राफ लिख के उसको काटेगा, यार डायमेंशन नहीं दे रखी। तो डायमेंशंस दो, एनालिसिस का तरीका ये है, जो पॉइंट है उसका इफेक्ट डाल दो, क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसका एक एग्जाम्पल दे दो। इस तरीके से अगर आपने आंसर को स्ट्रक्चर कर लिया तो फिर आप टॉप लेवल पे खेल रहे हो, ऊपर वाले पे। मतलब ये हैबिट आपको अपने इवॉल्व करनी है आंसर्स के अंदर, ऐसे तो पॉइंट्स को कैसे मैनेज करना है इस तरीके से करना है। टॉलरेंस देखो, पहले आप बताओगे कि टॉलरेंस क्या है, क्योंकि पॉइंट ही तीन की वर्ड है तो बताना ही पड़ेगा आपको। इट्स अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, इंडिया हैज होम टू ऑल मेजर वर्ल्ड रिलीजन। क्योंकि बात किसमें, टॉलरेंस तो अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन बात हो रही है सेकुलरिज्म की, तो इसलिए रिलीजन वर्ड आएगा। कि इंडिया में यहाँ पे जितने भी वर्ल्ड में रिलीजन है, हिस्टोरिकली देख लो आप, बुद्धिज्म बुद्धिज्म सारे थे, अब भी देख लो, जितने भी वर्ल्ड के मेजर रिलीजन है वो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टर्म क्या थी, सेकुलरिज्म। तो हम किससे रिलेट करेंगे, रिलीजन से। भाई टॉलरेंस तो किसी के लिए भी हो सकती है ना, पर यहाँ पे टॉलरेंस किस एस्पेक्ट में बतानी है आपको, रिलीजन के एस्पेक्ट में, तब वो क्वेश्चन की डिमांड को आप मीट करते हो। तो ये भी देखना है कौन सा थ्रेड पिक करना है आपको, अपने आप नहीं लिखना सारा। अकबर्स पॉलिसी, फिर आप और हिस्टोरिकल लिंक कर दिया आपने, ठीक है। सुल्के कुल, इंस्टीट्यूशनलाइज, टॉलरेंस, और रिसेंट में पॉलिटिकल, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपने हिस्टोरिकल, सोसाइटल और पॉलिटिकल तीनों डायमेंशन डाल दी टॉलरेंस। ऐसे आप इस डायमेंशन को करोगे एड्रेस। फिर अगला देखोगे एसिमिलेशन कैसे। तो आप देखो कब से हमारे यहाँ पे डिफरेंट फेथ आके इंडिया में एसिमिलेट हो रहे हैं, है ना। इंडियन सोसाइटी कैसी है, उसका जो पैटर्न है वो सारा कैसे कल्चरल एसिमिलेशन पे बेस्ड है। एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट फेथ ब्लेंड विदाउट इरेजिंग आइडेंटिटीज। तो डिफरेंट फेथ यहाँ पे है और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखा है, इसलिए हम सेकुलर नेशन है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के टाइम भी आप देख सकते हो कैसे डिफरेंट इंटरफेथ डायलॉग होते थे, ठीक है। स्पिरिचुअल कन्वर्जेंस एंड इंटर रिलीजियस डायलॉग। और जो हमारा आइडिया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, ठीक है, ये भी किसको पॉइंट कर रहा है, एसिमिलेशन को। ये हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग डाइवर्सिटी है, यहाँ पे आके रहो आराम से। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला आइडिया भी एसिमिलेशन को पॉइंट कर रहा है। फिर ये देखो, ये जो मैंने लिखा है ना, यूनिटी डाइवर्सिटी, भक्ति वाला, ठीक है, और इंटरफेथ, डिफरेंट फेथ्स का ब्लेंड होना, और एक पीछे लिखा था डिफरेंट रिलीजन का आना, ये पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट्स है। ये सब में आएंगे, कम्युनलिज्म में, एसिमिलेशन में, ये पॉइंट्स लग रहे हैं।
तो ये आपको कीवर्ड पिक करने मॉडल आंसर से, इनको चाहे लास्ट में लिख लेना अपने मॉडल आंसर के, इन्हीं से सारे आंसर बनेंगे आपके। फिर आ जाओ प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म पे, ठीक है। अब प्लूरलिज्म क्या होता है? प्लूरलिज्म ये देखता है कि भाई साथ तो रहना ही रहना है, उसके साथ साथ आप सामने वाले के जो कल्चर उसको रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, एक्सेप्टेंस भी है। तो ये एक हायर लेवल है प्लूरेंस, टॉलरेंस से भी ऊपर लेवल है। तो इट्स फोस्टर म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, नॉट जस्ट कोएग्जिस्टेंस। तो टॉलरेंस तो चल टॉलरेट करे, कोएग्जिस्टेंस इससे भी ऊपर है कि आप सामने वाले की एक्सेप्ट भी कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट भी कर रहे हो। दिस इज द प्लूरलिज्म। तो पहले आप बताओगे प्लूरलिज्म क्या है, फिर जैसे आप एग्जांपल दोगे कि हम बाकी रिलीजन के भी क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, इसीलिए हम यहाँ पे एक सेकुलर नेशन की तरह है, जहाँ पे कंसेप्ट क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन वाला, सर्वधर्म संभव। इसीलिए हो पा रहा है कि हमने किसी को इंटरफेथ जो डायलॉग भी होते हैं हमारे यहाँ पे, जो कल्चर आए वो एसिमिलेट भी हो गए, हमने उनकी आइडेंटिटी भी लूज नहीं करने दी, हम आपस में भी प्लूरल हैं, दूसरे कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। इसीलिए इंट्रोडक्शन ठीक है, सर्वधर्म संभव, जो हमारा आइडिया सेकुलरिज्म का है। तो ऐसे आप इंट्रोडक्शन को पूरी बॉडी में लिंक करते चल रहे हो और लास्ट में कंक्लूड वैसे ही करोगे, तब वो आंसर पूरा एक सिमेट्री में आएगा। बाकी और एग्जांपल दिए मैंने, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसको भी हमने, जैसे मुगल आर्ट और राजपूत आर्ट, ठीक है ना, और ऐसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी यहाँ पे आके एग्जिस्ट करके, है ना, यहाँ पे रह रहे हैं पूरे तरीके से, तो और टॉलरेंस तरीके से, तो हम उसको प्लूरलिज्म के डाल देंगे। क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी, ये सारे एग्जांपल है प्लूरलिज्म की, हमने उनको भी एक्सेप्ट किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। थर्ड, ये क्वेश्चन थोड़ा समझना अच्छे है ना। व्हाट आर द चैलेंजेस टू अवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म? थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है क्वेश्चन, समझ में आ गया तो फिर ठीक है, करो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, फिर लिखना। 7 मिनट 10 मार्क्स स्टार्ट। मतलब ये एक्सपेक्ट मत करना एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएंगे, कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज डिफिकल्टी आएगी, उसको समझने की आदत डालनी है। और जब पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर ले तो वो आदत डल जाती है, हमें ब्रेक कर लेते हैं उस आंसर्स को, फिर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं उस लैंग्वेज में। कोई भी चीज जब तक करोगे नहीं तब तक कंफर्टेबल नहीं होगे उसमें। अगर है डिफिकल्टी तो प्रैक्टिस करो, उसको हो जाओगे फिर कंफर्टेबल, फिर वो चीज नॉर्मल लग जाती है, इतना ही फर्क है बस। चलो भी ओवर देखो। तो पहले हमने क्वेश्चन यूज किया था सर्वधर्म संभव, पिछले वाले सेकुलरिज्म में, ठीक है। यहाँ पे आप डालोगे सेकुलरिज्म वाले, इंडियन सेकुलरिज्म इम्प्लाइज प्रिंसिपल डिस्टेंस, यहाँ पे बढ़ाएगा प्रिंसिपल डिस्टेंस होता है विद इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। तो ये वाली लाइन यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो एक इंट्रोडक्शन की लाइन और मिल गई आपको। अब देखो कैसे चैलेंजेस पोज्ड इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, तो मोस्टली इसका क्वेश्चन का मतलब ये था एसेंस, तो वो आपको कहेंगे आप ये मत करो क्योंकि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये बस समझना था। कुछ भी आप कल्चर कर रहे हो वो कहेंगे कि आप ये मत करो क्योंकि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। उससे क्या रेस्ट्रिक्ट हुआ आपका, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये कंटेक्स्ट होना था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और ये अब ऐसा कुछ आपको मना करने से क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कंट्रोल होती है ना, आपकी बिलीफ, कुछ लोग एलिनेट हो जाते हैं इससे, पर इसके कुछ फायदे भी हैं। दोनों चीज बतानी थी आपको इसमें, ठीक है। तो कौन कौन सी कल्चरल ये है पोज इन द नेम ऑफ, जैसे कि मिसगाइडेड परसेप्शन, है ना, रिलीजियस प्रैक्टिस सच एज बियरिंग हिजाब, स्कल कैप और कीपिंग अ बियर्ड, ऑफन स्टीरियोटाइप। कोई लोग अगर भले ही वो कोई एजुकेटेड है, सब ओपन है, अगर उसने स्कल कैप लगा ली तो हम उसको एज ए स्टीरियोटाइप कर लेते हैं ऑर्थोडॉक्स होगा। ये जो ऑर्थोडॉक्स, उसका उसको वो कह रहा है मैंने कुछ गलती नहीं की, कुछ बात नहीं है, आपने मेरे को ऐसे स्टीरियोटाइप कर दिया, ये होता है। फिर वो एलिनेशन आता है उससे, ये सब चीजें बतानी थी आपको, ठीक है। Stereotype as orthodox और एंटी सेकुलर, दिस अंडरमाइन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रमोट कल्चरल एलिनेशन। तो दोनों वर्ड आगे, कल्चरल एलिनेशन आता है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अंडरमाइन करता है। ये अगर वर्ड्स आ रहे हैं आपके तो आपका आंसर सही ट्रैक पे चल रहा है। जुडिशियल इंटरवेंशन कई बार क्या होता है, देखो जैसे जल्लीकट्टू में हुआ था, है ना, संथारा में हुआ था,
तो इनमें दो, ये एक कई बार वेल इंटेंशन होता है ना, राइट टू लाइफ और उसके फेवर में होता है। सच इंटरवेंशन दो वेल इंटेंशन कैन एलिनेट कम्युनिटी, पर कम्युनिटी को एलिनेट कर सकता है। यार हमें क्यों इंटरवीन कर रहे हैं जुडिशरी, हमारे कल्चरल प्रैक्टिस चलती आ रही है। तो ये चैलेंजेस है हमारी कल्चरल प्रैक्टिस को। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, भले ही उसके पीछे इंटेंशन ठीक हो, विमेन को राइट देना हो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म, पर कई बार कुछ कम्युनिटीज को क्या करता है, वो एलिनेट करता है। यूसीसी का एग्जांपल दोगे आप, ठीक है। पर इसके कुछ पॉजिटिव फायदे भी हैं, जैसे जेंडर जस्टिस मिलता है इनसे, जब हम सेकुलरिज्म को कल्चरल प्रैक्टिस में लेके आते हैं, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नहीं तो रिलीजन के नाम पे हम अनटचेबिलिटी को करे जा रहे थे, ठीक है ना, तो वो फायदे हो जाते हैं। तो आप पॉजिटिव आउटकम ही बताओगे कैसे सेकुलरिज्म के नाम पे जब हम कल्चरल प्रैक्टिस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो उनका ये फायदा होता है। क्वेश्चन को समझते तुम लिख लेते हो उसका आंसर, बस समझना था इस क्वेश्चन को, ठीक है। इट फोस्टर साइंटिफिक टेम्पर, ये सब फायदे होते हैं उसके। पब्लिक ऑर्डर, रैशनल, लीगल। अब दोनों एस्पेक्ट बता दिए, फिर वे फॉरवर्ड में आपको एक बैलेंस बताना है। कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, रीजनलिज्म क्या है, सेंसिटिव इशू है। रिजर्वेशन, इन पे दोनों एस्पेक्ट बता के बैलेंस लेके आना है आखिरी में। कमिटीज की रिपोर्ट डालनी है, अपने ऊपर नहीं लेनी बात को, ठीक है। कंटेक्चुअल सेकुलरिज्म कर सकते हैं, इंडियन सेकुलरिज्म मस्ट रिमेन सेंसिटिव टू द कंट्रीज प्लूरलिस्टिक इथोस, अलग अलग जगह पे हुए। डायलॉग और रिफॉर्म विद इन, ठीक है। एनकरेज रिफॉर्म थ्रू द कम्युनिटी रादर कंसेंस रादर देन एक्सटर्नल इंपोजिशन, उन्हीं से रिफॉर्म लेके आओ, उन्हीं से डायलॉग करो, उन्हीं को समझाओ, तब अंदर से रिफॉर्म आएगा। तो ये भले ही लॉन्ग टर्म थोड़ा टाइम लगता है, पर वो सस्टेन करेगा। ऐसी बातें आपको करनी है एथिक्स में भी, सोसाइटी में। थर्ड इज द बैलेंस ऑफ राइट, हार्मोनाइज रिलीजियस फ्रीडम विद द फंडामेंटल राइट, स्पेशली डिग्निटी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, ठीक है। दोनों को बैलेंस करें, आगे सुनिए। सर इसमें एक बार क्वेश्चन का मतलब फिर से बताइए ना प्लीज। क्या क्वेश्चन का मतलब एक बार फिर से बताइए ना। क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस टू द कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। आप कोई कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने मान लो बियर्ड रख ली, ये आपकी कल्चरल प्रैक्टिस है, या आपने स्कल कप कैप पहन ली। अब आपको लोग कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, ये जो कल्चरल प्रैक्टिस कर रहे हो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। तो ये चैलेंज है, कुछ भी आप कर रहे हो ऐसा काम, अगर आप पब्लिक में नमाज पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका टाइम हो गया नमाज पढ़ने का, वो आपका कल्चरल बिलीफ है, या आप मान लो मंदिर में या कुछ भी ऐसे जो पब्लिक में कर रहे हो, जैसे कई बार फ्रांस में होता है कई जगह ना, तो कल्चरल प्रैक्टिस आप कर रहे हो और उसको नाम देते कि सेकुलरिज्म के खिलाफ है, तो वो चैलेंज पूछा गया है। कहाँ चले गए गौरव, आगे हाँ समझ सर में। इधर ही हूँ। हाँ समझ में आ गया जहाँ तक है। मैंने तो कुछ अलग ही एंगल दे दिया इसमें। मैं बट वही ठीक कह है। रहा था, इसमें समझना था, बस क्वेश्चन को समझना था आपको, जो हाँ क्वेश्चन समझेगा। और सोसाइटी में क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं थोड़े, क्योंकि सिंपल वाला क्वेश्चन तो खत्म हो गया उनके पास अब। तो यही कह रहे हैं, ये देखो ना कौन कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। जैसे जली काटू एक कल्चरल प्रैक्टिस है, ठीक है। ये सारी क्या है, संथारा। अब वो कहते हैं आप ऐसे मत करो, आपकी संथारा, पर वो कहेगा यार मैं कुछ भी कर रहा हूँ मेरा रिलीजन के ऊपर है, तो वो चैलेंज हो रहा है मेरी कल्चर प्रैक्टिस को इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। लोग उसको, या सुप्रीम कोर्ट उसको कर रहा है सेकुलरिज्म के नाम पे, हाई है ना, और वो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे कल्चरल प्रैक्टिस हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो उनका क्या रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये डिबेट बेसिक था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वर्सेस सेकुलरिज्म के ऊपर। तो हाँ, कई जगह पे तो है, और कई जगह पे उसके पॉजिटिव फायदे भी, दोनों चीजें बतानी थी आपको। कई जगह पे चैलेंज करता है ये हमारे सेकुलरिज्म को, सॉरी कल्चरल प्रैक्टिस को, इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, ये समझना था। नेक्स्ट, ये थोड़ा इजी है। ये आप घर से करना आराम से, मॉडल आंसर दे रखे हैं, पैरामीटर पता भी होता है। हाउ इज द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न, इंडियन जो कंसेप्ट है वेस्टर्न से कैसे डिफरेंट है। इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पैरामीटर ज्यादा लिखने पड़ेंगे आपको, क्वेश्चन समझ में आता है। इंडिया और वेस्टर्न का डिफरेंस बताना है, तो किन किन पैरामीटर पे आप लिखोगे, क्या क्या एग्जाम्पल आप दोगे, है ना। मैंने इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है एक बड़ा बढ़िया लास्ट में मॉडल आंसर में, उससे काफी कंटेंट पर ही आप लिख सकते हो, क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आएगी इसको, ठीक है। ये घर से प्रैक्टिस करेंगे। अगला देखते हैं। तो हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए, कम्युनलिज्म का एक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। सेकुलरिज्म के कर लिए दो तीन, अब हम एक और देखते हैं कम्युनलिज्म का। कम्युनलिज्म अराइजेज ईदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिवेशन, आर्ग्यू बाय गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशन, 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स, 11 मिनट स्टार्ट।
चलो भाई देखो कैसे कम्युनलिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ, दोनों पूछा है, या तो पावर स्ट्रगल के कारण होता है या फिर आपका रिलेटिव डेप्रीवेशन के कारण। और ये कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म का जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें फैक्टर में लिख सकते हो, कम्युनलिज्म क्यों फैल रहा है इंडिया में, पॉलिटिकल फैक्टर्स है या फिर उनका रिलेटिव डेप्रीवेशन है। अब इसने फैक्टर ही दे दिए, उनको आपको एक्सप्लेन करना था। तो पहले बताओ कि पॉलिटिक्स से या पावर स्ट्रगल से, ठीक है पावर स्ट्रगल वर्ड यूज किया है, तो उससे कैसे कम्युनलिज्म फ्यूल हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, जो पॉलिटिशियंस हैं है ना, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उसमें इलेक्शन से पहले वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए देयर इज अ पोलराइजेशन, ठीक है। तो आप बताओगे इलेक्ट्रल मोबिलाइजेशन के लिए फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी या जो भी है ना। एग्जाम्पल मुजफ्फरनगर राइट्स जो हुए थे 2013 में आपके, तो वहां पे जाट और मुस्लिम का पोलराइजेशन था बिफोर अहेड ऑफ द स्टेट इलेक्शंस। तो ये एग्जांपल आपने दिया है। सेकंड, कॉलोनियल टाइम से देखो आप, जो सेपरेट इलेक्ट, वही पावर स्ट्रगल था उस टाइम का भी, तो उस टाइम पे क्या था आपका सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सोसाइटी में आप देख रहे हो कहीं ना कहीं हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के भी यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री के एग्जांपल भी यूज कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, कुछ ना कुछ हिस्ट्री का एंगल डाल देना सोसाइटी के अंदर। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स फॉर डोमिनेंस, कई बार क्या होता है एक रीजनल पार्टी है मान लो, उसको वापस पावर में आना है, तो वहां पे वो मेजोरिटेरियन व्यू का जो भी मुद्दा चल रहा होगा, मेजोरिटेरियन मेजोरिटी का वो मुद्दे को सपोर्ट करके पार्टी में आ जाती है। तो रीजनल पार्टीज, देखो वर्ड इसमें बहुत ध्यान से करना है, समटाइम्स लिखा है, एट टाइम नहीं। तो ये वर्ड आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। एक तो एडजेक्टिव समय कहाँ बताया था मैंने, एथिक्स में, और एक सोसाइटी में। तो रीजनल पार्टी समटाइम्स पुश फॉर मेजोरिटेरियन नैरेटिव, तो कई बार वो क्या करती है मेजोरिटेरियन नैरेटिव को पुश करती है, ठीक है, फिर वो उसमें कम्युनल पैट्रोनेज। और ये भी कई बार देखा गया कि जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं अगर वो रिलीजन बेस पे बांटे जाते हैं तो फिर बाकी उसमें कंपटीशन आता है कि हम भी स्टेट को, जैसा स्टेट कह रहे हैं मान लेते हैं, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कहेगी ताकि हमें भी रिसोर्स ज्यादा मिल जाए, ठीक है, अगर स्टेट भी कम्युनल लाइंस पे अगर रिसोर्स को पैट्रोनेज कर रही है तो। पॉलिटिकल पैट्रोनेज इज ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कम्युनल लाइंस क्रिएटिंग कंपटीशन फॉर स्टेट रिसोर्सेज। अगर एक कम्युनिटी को, उस टाइम भी देखो आप मुस्लिम कम्युनिटी का आजादी है ना, तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, उनको कैरेट दे रहे थे मुस्लिम्स को, तो फिर वो कहीं ना कहीं कम्युनल डिवाइड बढ़ जाता है। तो ये अभी कई बार अभी भी चलता है, उसको लिंक किया अभी यहाँ से। नेक्स्ट, जो कम्युनलिज्म होता है देखा है कई बार, पॉलिटिकल पैट्रोनेज तो है ही, पर कई बार क्या होता है रिलेटिव डेप्रीवेशन ही है, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो पुअर है, बैकवर्ड है, तो वो वापस फिर क्या करता है, उनको लगता है यार ये कम्युनिटी प्रोग्रेस कर रही है, हम बैकवर्ड रह गए, तो फिर वो डेप्रीवेशन की भावना आती है, फिर उससे कम्युनलिज्म और बढ़ता है। तो ये वाला बताना था आपको कि इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, कम्युनिटीज एक्सक्लूडेड, जिनको अगर जॉब्स नहीं मिल रही है, जिनको एजुकेशन मिल रही है, जिनको वेलफेयर नहीं मिल रहा है, तो उनके जो सेंटिमेंट्स को है उसको क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है फॉर कम्युनलिज्म। तो वर्ड क्या यूज किया है, ऐसे नहीं कि वो कम्युनलिज्म की तरफ है ही कर ही रहे हैं, पर उनके जो सेंटिमेंट्स है उसको मैनिपुलेट कर दिया है, मतलब दे आर प्रोन, दे आर वनरेबल फॉर द कम्युनलिज्म, कर नहीं रहे पर उनके सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेटेड फॉर बाय कम्युनल फोर्सेस। तो ऐसे वर्ड्स आपको यूज करना है कि देयर सेंटिमेंट्स हैज बीन मैनिपुलेटेड फॉर बाय कम्युनल फोर्सेस। लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सॉरी लैक, हाँ, तो मान लो ब्यूरोक्रेसी में, लेजिस्लेचर में अगर उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है पुलिस के अंदर, तो क्या होंगे, वो डिप्राइड फील करेंगे, ठीक है। इन सब में नहीं मिल रहा है तो देर इज अ परसेप्शन ऑफ सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन, तो उनके दिमाग में आती, फिर वर्ड क्या यूज करना है, परसेप्शन है उनके दिमाग में, देर इज अ परसेप्शन ऑफ सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन। तो ये वर्ड यूज करना था परसेप्शन, हमने नहीं किया पर वो परसेप्शन फिर बन जाता है, मतलब किसी गवर्नमेंट थोड़ी करेगी जानबूझ के, पर आपको वर्ड यूज करना है परसेप्शन में होता है कि हम तो यार पीछे रह गए, तो ये दिमाग होंगे परसेप्शन में। तो ये वर्ड्स आप, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखे हैं वर्ड्स, ऐसे क्वेश्चन में वर्ड ये वाले यूज होंगे। एजुकेशन एक्सक्लूजन, अगर उनको क्वालिटी एजुकेशन मिली पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो उनको भी क्या परसेप्शन बनेगा, फॉर बीइंग लेफ्ट आउट, वो तो पीछे रह गए, इट गिव द परसेप्शन ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। फिर ये सब कम्युनलिज्म को फ्यूल करता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी को घर नहीं मिल रहा है पर्टिकुलर रिलीजन के बेस पे, ठीक है, हाउसिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, तो फिर वो क्या फील करेंगे, एलियनेशन। तो अगला वर्ड आएगा आपका एलियनेशन। बस ये वर्ड्स ही हैं सारे सोसाइटी में, और कुछ नहीं है। कल्चरल अंडर रिप्रेजेंटेशन, कई सोसाइटी को मीडिया में, पब्लिक में अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है उनको, तो फिर वो लेफ्ट आउट फील करते हैं, यार हमें तो कोई प्रेजेंस ही नहीं हमारी। तो ये सब जब लेफ्ट आउट फील करते हैं तो फिर कम्युनलिज्म का। और लास्ट में ऐसे जब प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हमें लगते हैं तो वे आउट या वे फॉरवर्ड, यहाँ पे मैंने अलग वर्ड यूज किया है, कम्बैटिंग इट, कैसे आप इसको कॉम्बैट कर सकते हो, ठीक है ना। तो लास्ट में आप लिख सकते हो कॉम्बैटिंग इट रिक्वायर्स
इक्विटेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, है ना, डीपोलिटिजाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड प्रमोशन ऑफ सिविक यूनिटी अक्रॉस कम्युनिटी। 2-3 आइडिया आप इसमें कैसे आप इसको कॉम्बैट कर सकते हो इन चीजों को, वो आपको बताना था। इसी से काफी आपके वर्ड परसेप्शन जो मैंने बताया था ना, ये डेप्रीवेशन, एलियनेशन, मैनिपुलेशन, ये सब वर्ड्स आपको यूज करने हैं, फिर आंसर एक थोड़ा बैलेंस हो जाता सर इसमें जो रिलीजन के है। नहीं वैसे भी और भी डाल सकते हो दूसरा कम्युनिटी के, नहीं लेकिन अगर आप और कोई कम्युनिटी के बीच में हो रहा है ना तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मोस्टली वो फिर कम्युनिटी का होता है ना, वो या तो कास्टिज्म चला जाता है या वो रीजनलिज्म में चला जाएगा, तो इसलिए मोस्टली रिलीजन के में डालते हैं। नक्सलिज्म कम्युनलिज्म में डेप्रीवेशन क्या, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले पॉइंट में आ जाएगा, इसके कारण हो जाएगा। अगर फिर वहां पे वो कम्युनिटी एक्सक्लूड हुई है, लेकिन वहां पे मोर ऑफ द बैकवर्ड लास्ट में लिखना उस पॉइंट को, क्योंकि वो पूरा फिर अलग टॉपिक जाता है पूरा। और वो कन्वर्जन का एंगल हाँ आ जाएगा रिलीजन ना। बेस्ड, कम्युनिज्म का ज्यादा रिलीजन पे है। अगर वहां पे नक्सलिस्ट पूरे अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन के होते ना तो हम उसको ज्यादा डाल देते हैं यहाँ पे, पर ऐसा नहीं हो, मिक्स। हाँ भाई। सर ये आपका नक्सलिज्म में तो आपका कन्वर्जन आ जाएगा ना, रिलीजियस कन्वर्जन वाला एंगल आ जाएगा। अगर कन्वर्जन की है तो तो वो वैलिड हो जाएगा ना फिर इसमें, मतलब जैसे जो वो लालच दे के या फिर खुद की इच्छा से जो वो हाँ, अगर कन्वर्ट उसमें करते हैं। फोर्स किया है, फिर अगर रिलीजन के उसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो तो लास्ट में एंगल डाल सकते हो। मतलब और कहीं सर ना कहीं उसको रिलीजन के एंगल डालोगे तो ही करना है। और सर इसमें जो सर रिलीजन के अंदर में जो सेक्स में आपस में लड़ाई होती है, सेक्स में डाल जैसे सकते शिया हैं उसमें, सुन्नी का। इंट्रा इंट्रा रिलीजन के नाम से फिर डाल सकते हो उसमें आप उसको, करे। चलो अगेन फिर मैं बता रहा हूँ, आंसर राइटिंग यूनिक है हर एक की, जो जितना यूनिक कर सकते हैं करो, कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। आर्ट का यही मतलब है, आर्ट सब्जेक्ट्स होते हैं सारे, इनोवेशन करो बस, रेलिवेंस जो जितना पिक करेगा उतना बढ़िया है। ये मतलब ये बस एक गाइडलाइंस होती है, ऐसे आपको लिखना है, आप अपने इनोवेट करके 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा डाल सकते हो, अप्रिशिएबल है। डिस्टिंग्विश रिलीजन, ये होगा 6 करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना, ऐसे क्वेश्चन थोड़े समझने चाहिए, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियसनेस या रिलीजियसिटी एंड कम्युनलिज्म, गिविंग वन एग्जांपल ऑफ हाउ द फॉर्मर हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लेटर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। 15 मार्क्स, 250 वर्ड्स, 11 मिनट्स स्टार्ट। चलो जाओ। देखो रिलीजियसनेस या रिलीजियसिटी और कम्युनलिज्म में आपको डिस्टिंग्विश करना था, ठीक है। तो आप बताओगे कैसे कैसे दोनों डिफरेंस है। तो रिलीजियोसिटी या रिलीजियसनेस वो हमारी पर्सनल बिलीव होती है, तो यहाँ से आप बताओगे इट्स अ पर्सनल बिलीफ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। फिर इसको अगर पॉलिटिसाइज कर देते हैं तो कम्युनलिज्म बन जाता है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, इट बिकम्स कम्युनलिज्म। फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमारे मॉरल कॉन्डक्ट या इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे क्या है, ग्रुप मोबिलाइजेशन फॉर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इट प्रमोट पीस, हार्मनी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और कम्युनलिज्म क्या करता है, इट ब्रीड डिवीजन, हॉस्टिलिटी एंड वायलेंस। देन रिलेशन विद पॉलिटिक्स, ए पॉलिटिकल होता है हर एक का इंडिविजुअल है अपना, ठीक है। यहाँ पे हाईली पॉलिटिकल एंड एक्सक्लूसिव। एग्जाम्पल्स, इंटरफेथ डायलॉग, तो ये तो इंक्लूसिव करेगा, जोड़ेगा लोग, वो एक्सक्लूसिव डिवाइड करेगा, इस तरह से वगैरह एक्सक्लूसिव, वो पॉलिटिकल है और एक्सक्लूसिव है डिफरेंट सोसाइटी के बीच में। एग्जाम्पल यहाँ पे इंटरफेथ डायलॉग हो गया, ठीक है। आपके सेलिब्रेटिंग डाइवर्स फेस्टिवल्स टुगेदर में, ये सब एग्जाम्पल है आपके रिलीजियोसिटी के। और कम्युनिज्म के एग्जाम्पल हो गए राइट्स ड्यूरिंग बाबरी मस्जिद हो गया, मुजफ्फर नगर वायलेंस हो गया, ये सब एग्जाम। तो ये आपने डिफरेंस बता दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि गिव वन एग्जांपल ऑफ हाउ फॉर्मर, कैसे रिलीजियसनेस कम्युनलिज्म में ट्रांसफर हो गया। तो पहले आप कुछ फैक्टर बताओगे कि भाई ऐसे रिलीजियसनेस ट्रांसफॉर्म होता है आपके कम्युनलिज्म में, ये फैक्टर है। या तो उसको पॉलिटिसाइज कर देते हैं रिलीजियसिटी को, या हम आइडेंटिटी को ज्यादा क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ फेथ, आइडेंटिटी असर्शन, सेलेक्टिव विक्टिमहुड नैरेटिव्स की, यार हमें कुछ मिला ही नहीं है, तो अस वर्सेस देम हो जाता है, ये वाला होता है अस वर्सेस देम। Communities are portrayed as being perpetually wronged
क्रिएटिंग अस वर्सेस देम माइंडसेट, कि उनका माथा तो लगातार ही गलत हो रहा है, अस ये माइंडसेट होता है, ठीक है। ऐसा मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म कई बार ये भी एम्पलीफाई कर देते हैं, ठीक है। दे एम्पलीफाई कम्युनल नैरेटिव्स अंडर द गाइस ऑफ रिलीजियस प्राइड एंड प्रोटेक्शन, तो अपने रिलीजन पर्टिकुलर दिखाने के लिए जो हैशटैग या होगा उसमें फिर ये एम्पलीफाई हो जाता है कम्युनल टेंशंस को। एक एग्जांपल लेना था, है ना, कोई भी ले सकते हो आप, चाहे बाबरी मस्जिद वाला केस उस टाइम के बाद जो, और या फिर ये भिंडरे वाला केस भी ले सकते हैं। तो इसमें वर्ड्स कैसे चूज करने हैं, देखो आप, भिंडरे वाले में आप बताओगे पहले ये क्या थे, सिख प्रीचर थे जो कि स्पिरिचुअल रिवाइवल की बात कर रहे थे, पर धीरे धीरे नैरेटिव कैसे चेंज होता गया, कि फोकस ऑन पोर्ट्रेइंग दैट सिख्स आर द विक्टिम ऑफ स्टेट निग्लेक्ट, फिर उन्होंने खालिस्तान की बात हुई, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, फिर एंटी सिक्स रॉइट हुए, तो ऐसे इन सब मतलब इवेंट से क्या हुआ, जो एक रिलीजियोसिटी थी, ठीक है, वो किसमें टर्न हो गई, कम्युनलाइज्ड, रिजल्टिंग इन द नेशनल ट्रॉमा एंड डीप सोशल मिसट्रस्ट। ये वर्ड्स लिखना है आपको, आपको उस पर शौक करना कि भाई यार इतना जो एक था स्पिरिचुअल गुरु था वो कैसे कैसे चेंज हो गई, ठीक है। फिर कंक्लूड करना है इसको, ये आपका आएगा। बहुत सिस्टमेटिक चलेंगे क्वेश्चन की डिमांड से तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ के उसको स्टेप बाय स्टेप कर, इतनी हिम्मत बना के रखनी है, वो हिम्मत आती नहीं है, जल्दी से लगता है खत्म कर दो, जो आता है लिख दो। थोड़ा सा पेशेंस रख के हाँ भी क्वेश्चन को समझो, आराम आराम से लिखते चलो, खत्म हो जाएगा। और उस टाइम लगता है यार जो आता है लिख दो, क्योंकि टाइम और दिमाग ऐसा, और उसको ये कंट्रोल करना सीखना है कि नहीं ठीक है शांति से लिखूंगा, आराम से समझ समझ के, ब्रेक कर करके। हो गया। हाउ डू इंडियन डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म डिफर फ्रॉम डिबेट्स इन वेस्ट, पहले वाला क्वेश्चन ही है, इसको देख लेंगे, ठीक है। एट्थ करेंगे, डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस, ठीक है। आर्ग्यू, 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स, 7 मिनट्स। कम्युनलिज्म कर लिया हमने, सेकुलरिज्म कर लिया, अब रीजनलिज्म का देख रहे हैं। तो उसमें फिर कल्चरल असर्टिवनेस कैसे आपके रीजनलिज्म को कर रही है, तो कल्चर वाले पॉइंट डालने हैं आपको, कैसे लैंग्वेज, कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेशन, कैसे एथनिसिटी, बस क्वेश्चन देख लो कि किसके ऊपर है, वो कैसे रीजनलिज्म को कर रहा है, उसको डालना था। तो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी मूवमेंट्स हो गए जैसे, है ना, तो अपोजिशन आप देखना हिंदी लैंग्वेज को लेकर, अगर तमिल में है तो वो उनको स्ट्रेंथन करती है, हम तमिल, है ना, तो इसमें आएगा अपोजिशन टू हिंदी इन तमिलनाडु। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो लैंग्वेज भी कल्चर का ही पार्ट है, पर्टिकुलर लैंग्वेज को अपोज करना या सपोर्ट करना वो रीजनलिज्म को फ्यूल कर सकता है ना, कई जगह पे सपोर्ट होता है कि मराठी महाराष्ट्र में, है ना, वो सपोर्ट हो गया, किसी लैंग्वेज को आप डिस्कार्ड कर रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर क्या देता है, रीजनलिज्म की सेंस देते हैं वहां। दूसरा एथनिक असर्शन होता है, ठीक है, वो फिर रीजनल क्या पर्टिकुलर एथनिसिटी को, कि हमारी एथनिसिटी हम अलग है, उसके असर्शन तो आएगा, जैसे बोडोज इन असम एंड गोरखाज इन वेस्ट बंगाल, तो एथनिसिटी असर्शन भी रीजनलिज्म को देगा। बर्थ डिमांड फॉर स्टेटहुड एंड ऑटोनॉमी, क्योंकि उनको लगता है हम अलग है, यूनिक है, जैसे परसेप्शन ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल यूनिकनेस, तो पर्टिकुलर कम्युनिटी को लग रहा है कि हम अलग हैं, तो वो अलग से क्या करेंगे, स्टेटहुड की डिमांड करेंगे, बिकॉज ऑफ अवर कल्चरल, because of our history, because of our ethnicity, we are separate from the other people, so we want different state, तो ये भी आपका रीजनलिज्म को फ्यूल करेगा, ठीक है। प्रमोशन ऑफ रिलीजियस रीजनल हीरोज एंड फेस्टिवल्स, तो पर्टिकुलर रीजन के पर्टिकुलर लोग उस फेस्टिवल को या उस पर्टिकुलर रिलीजियस रीजनल हीरो को अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो वहीं की आइडेंटिटी क्या होती है, स्ट्रेंथन होती है। एग्जाम्पल शिवाजी जयंती इन महाराष्ट्र, प्रमोशन ऑफ रीजनल हीरोज एंड फेस्टिवल्स, क्योंकि किसके पार्ट है, फेस्टिवल किसका पार्ट है, कल्चर का, वो वाले टर्म्स यूज कर रहे हैं हम, लैंग्वेज, एथनिसिटी, लैंग्वेज, ये वाली सारी चीजें, तो जो कल्चर के पार्ट है ना वो आपको मोस्टली डाल देना इसका आंसर में, बाकी अदर डाल देना, लेकिन मेजर कल्चर पे फोकस करना था। राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, कल्चरल के कुछ एस्पेक्ट्स को गवर्नेंस से मिक्स कर देते हैं, तो फिर उनको रीजनलिज्म की फीलिंग आती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, ब्लेंड ऑफ गवर्नेंस विद द कल्चरल नैरेटिव्स, एग्जांपल डीएमके, बीजेडी हो गया, ये आप एग्जांपल डाल दो, लोकल रीजनल पार्टीज कुछ कल्चरल के एस्पेक्ट को गवर्नेंस में डाल देती है, तो उनको लगता है ये पार्टी हमारी रीजनल की, और फिर वो रीजनल कॉन्शियसनेस और बढ़ जाती है। ये बताना था वो कैसे कई जगह पे कल्चरल असर्टिवनेस, ठीक है, कि ये फ्यूल्स द रीजनलिज्म। अब देख रहे हो आप क्या हो रहा है, पहले क्वेश्चन था रीजनलिज्म के फैक्टर्स लिखो 1 2 3 4,
पहले फैक्टर क्वेश्चन था कम्युनिज्म के फैक्टर 1 2 3, अब वो क्या कह रहा है, फैक्टर आपको दे देता है कोई भी कि भाई ये तो फैक्टर है इसका, कल्चरल असर्टिवनेस या फैक्टर ऑफ रीजनलिज्म, बताओ कैसे। तो फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन बनने लगे, तो उसके ऊपर 5 7 पॉइंट होने चाहिए हर फैक्टर के ऊपर आपको। तो इस लेवल पे डेप्थ जा रही है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें पीवाईक्यू से मिलती है कि अब लेवल वो कैसे उठा रहा है। अब केवल आप अगर फैक्टर फैक्टर पढ़ के जाओगे तो एक फैक्टर पे क्वेश्चन आ जाएगा पर्टिकुलर, वो आएगा। सर हम्म। सर इस क्वेश्चन में रीजनलिज्म में वो एग्जाम्पल क्या वैलिड रहेगा, जैसे हरियाणा का वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट? हाँ वो भी है, और एक जो मराठे वाला है वो भी है, लेकिन यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है डालेंगे, वो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कल्चरल असर्टिवनेस। तो एम्प्लॉयमेंट कल्चर वाला पार्ट नहीं ना, इकोनॉमिक वाला पार्ट है। तो अदर पॉइंट्स में डाल सकते हो, अदर की इसके अलावा भी और फैक्टर्स है जो रीजनलिज्म को डालते हैं। अगर सारा हम इकोनॉमिक के परस्पेक्टिव से लिख देते तो हम नंबर कम आते, क्योंकि उसने एक फैक्टर, वो तो फैक्टर्स ऑफ रीजनलिज्म हो गए 1 2 3 4 5 6, अब उसमें से उसने कल्चर वाला पकड़ा है। इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा था लैंग्वेज, एथनिसिटी, फेस्टिवल्स, इनको ज्यादा फोकस करो जो कल्चर की टर्म्स है। इसलिए सिलेबस याद करना जरूरी है, सिलेबस में साफ साफ लिखा है कल्चर के अंदर क्या क्या चीज आती है, वो है। ठीक है, और जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो अपना साइड में लिख लो कि ये चीज कल्चर के अंदर आती है, फिर कुछ कल्चर की बात आएगी तो उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू पॉइंट जनरेट करने हैं आप। ये सब हमें करना होता है। कम्युनिज्म के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, सेकुलरिज्म के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, रीजनलिज्म के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, वो करना है। वो पॉइंट पॉइंट लिखना है, उनसे फिर आंसर जनरेट होगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये इजी है रादर देन बहुत सारी बुक्स पढ़ने के, उसमें तो फिर जिंदगी निकल जाएगी। इसमें तुम इजीली कर सकते हो पॉइंट्स बना के। और क्योंकि यहाँ पे अच्छी बात है कि 2 पेज ही लिखने 10 नंबर में, अगर पॉइंट्स पता है अंडरस्टैंडिंग के बाद एक अंडरस्टैंडिंग क्या तो आप लिख लोगे। पर ये पॉइंट्स को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार में नहीं होएगा ये, 2 3 4 बार करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी चीजें, फिर वो पॉइंट्स से आएंगे सीधे, एक बार में नहीं होता। एक बार और रिवीजन जो इस बार मेज दे रहे हैं, ठीक है, उनके इतना टाइम नहीं है, आप लोग 2 3 बार करोगे, एक बार तो और करना ही पड़ेगा रिवाइज फटाफट। चलो, 9th क्या था, हाँ, व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। करो। 250 वर्ड्स, 11 मार्क्स, 11 मिनट। सिक्स क्लास की एनसीईआरटी है, उससे उसमें दे रखा है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्पैरिटी, डाइवर्सिटी, तो वहीं से एक बेस बना के आगे। ठीक है, हालांकि जनरल पता होनी चाहिए बातें। तो रीजनल डिस्पैरिटी क्या है वो आप बताओगे पहले, और फिर डिस्पैरिटी को डाइवर्सिटी में कंपेयर करना है ना। तो डाइवर्सिटी तो एक अच्छी बात है, अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी है, पर कई बार क्या होता है उसके कारण फिर कई बार डिस्पैरिटी जो आती है, जरूरी डाइवर्सिटी करना है, वो किसी भी कारण आ सकती है। तो डिस्पैरिटी इज डिफरेंट थिंग। तो डाइवर्सिटी इज द कल्चरल एंड सोशल वेरिएशन, डिस्पैरिटी क्या है, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इनइक्वालिटी। तो डिस्पैरिटी क्या है, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट जो इनइक्वालिटी आती है वो थोड़ी खराब होती है। ठीक है, डिस्पैरिटी, डाइवर्सिटी इज गुड। इंप्लीकेशन इसके क्या होंगे, इट लीड टू एलियनेशन, माइग्रेशन, अंडर डेवलपमेंट, इट एनरिचेस नेशनल आइडेंटिटी एंड प्लूरलिज्म। इम्पैक्ट क्रिएट्स डिमांड फॉर ऑटोनॉमी एंड फ्यूल रीजनलिज्म। जब डिस्पैरिटी आती है तो डाइवर्सिटी से इट एनकरेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस। एग्जांपल इसमें बैकवर्डनेस ऑफ बुंदेलखंड वर्सेस ग्रोथ इन एनसीआर, ये क्या है, डिस्पैरिटी शो कर रहा है। एक रीजन क्या हो गया, डेवलप हो गया, एक रीजन क्या हो गया, बैकवर्ड, दिस इज डिस्पैरिटी। डाइवर्सिटी की आप देख सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज है ना, उनके बेसिस पे स्टेट्स है, दिस इज डाइवर्सिटी। फूड कल्चर, ये सारा डाइवर्सिटी का पार्ट है। अब ये बताना है कि इंडिया में कितनी सीरियस है भाई डिस्पैरिटी वाली प्रॉब्लम जो है। डाइवर्सिटी तो हो गया, और अब डिस्पैरिटी को बताना है, तो आप बताओगे अलग अलग एंगल में। हाँ भाई ठीक है, इकोनॉमिकल भी डुअलिज्म है, कई स्टेट्स बहुत प्रोग्रेसिव है, कई स्टेट पीछे रह गई हैं। तो यहाँ पे वेस्टर्न स्टेट्स का महाराष्ट्र, गुजरात प्रोग्रेसिव है, कंट्रास्ट बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब थोड़े पुअर है पर कैपिटा इनकम एग्जांपल के थ्रू। तो एक इकोनॉमिक एंगल देना है आपको। ठीक है, दूसरा डिसप्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग जगह पे, कई जगह पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इस तरीके से 5 मिनट। ठीक है, फिर अगला है माइग्रेशन और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, कई जगह पे जहाँ डेवलपमेंट है वहां पे क्या हो रहा है, लोग वहां से क्या कर रहे हैं, वहां पे माइग्रेट कर रहे हैं।
जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, डिस्पैरिटीज है, वहां से लोग माइग्रेशन करके खाली कर रहे हैं। गोस्ट टाउन का एग्जांपल दे सकते हो आप। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल एलियनेशन, कई जगह पे क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन है, कई जगह का रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस तरीके से। उससे फिर अलग अलग डिमांड होती है, रीजनलिज्म की, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी आती है, ठीक है, नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये सब किस लिए हो रहा है, रीजनल डिस्पैरिटी के कारण। तो रीजनल डिस्पैरिटीज के कारण जो जो इश्यूज आ रहे हैं, जो जो प्रॉब्लम आ रही है इंडिया के अंदर, वो सारा बताना था, इतनी सीरियस है प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमिकली भी, फिर उससे रीजनलिज्म में हो रहा है, उससे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, ये सब हो रहा है, ठीक है ना। कई जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बने, है ना, कई जगह पे एनवायरमेंट का निगलेक्ट किया गया है, ये सारे आपको बता रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में वेरिएशन है, वो दिखाना है आपको, ठीक है, ये सब आपका वेरिएशन। ये क्वेश्चन हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस में कर लिया था, 10th जो है, डिस्कस वेदर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन रीसेंट टाइम्स इज बेनिफिशियल और नॉट। अब रीजनलिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है आपका 18th, वो आएगा आपका सोशल एम्पावरमेंट पे, ठीक है। बीच वाले आप लिख लेना, है ना, हम लास्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। Despite comprehensive policies for equity and social justice, underprivileged section are not yet getting the full benefits of affirmative action envisaged by the Constitution. Comment. 250 words, 15 marks, 11 minutes. देखो, despite comprehensive policies for equity and social justice, underprivileged sections are not yet getting the full benefit of affirmative action. सोशल एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, तो पहले आप बताओगे क्या क्या अफर्मेटिव एक्शन और सोशल जस्टिस के मेजर गवर्नमेंट ले रही है ना। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्टिकल 15(4) जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, 16(4), 16(4)(a), ठीक है, रिजर्वेशन। फिर आप बताओगे आर्टिकल 46, है ना, SC ST के लिए, ये मैंने कल भी करवाया था, आर्टिकल 330 और 332 पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये कुछ आर्टिकल हमें याद करने हैं। तो सोसाइटी में पॉलिटी भी और हिस्ट्री दोनों एंगल डालेंगे। वेलफेयर पॉलिसीज और स्कीम, ट्राइबल सब प्लान हो गया, है ना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। फिर उसमें आगे एक लाइन में लिख दो, इट इज कर्ब, क्या करेगा, कर्ब द कास्ट बेस्ड वायलेंस। तो थोड़ा सा आप ऐसे लिख सकते हो उसकी, है ना, तो इट विल कर्ब द कास्ट बेस्ड वायलेंस। SC ST वर्ड यूज नहीं करना है ऐसे, क्योंकि SC वर्ड मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है शॉर्ट फॉर्म, तो पूरा लिखना है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। SC वर्ड जो दे रखा है वो सुप्रीम कोर्ट को दे रखा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स भी है, नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड ST, आर्टिकल 338 और 338A। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर हो गया, अफर्मेटिव एक्शंस हो गए। फिर बताओगे फिर भी क्यों एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पे बताना है आपको, क्रीमी लेयर इफेक्ट है, कुछ जो प्रिविलेज सेक्शंस हैं वही सारे साइफंड ऑफ कर रहे हैं बेनिफिट्स को, तो उसके अंदर फिर इंट्रा कास्ट के अंदर उनके आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, रिजर्वेशन है, सब कुछ है, पर उन लोगों तक जो ट्राइब्स है वहां तक पुअर क्वालिटी स्कूल या एजुकेशन है, लैक ऑफ डिजिटल एक्सेस है, तो वो मोबिलिटी आ ही नहीं पाती, वो प्रायर लर्निंग गैप आता है ना, एक जो प्रायर लर्निंग गैप है, तो वो गैप मैच ही नहीं हो पाता, ठीक है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि ये सोसाइटी क्वेश्चन है, तो ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कि सब कुछ हो भी जाएगा तब भी कास्ट बेस्ड वायलेंस, कास्ट बेस्ड उनको आउटकास्ट किया जाता है, वो सब चीजें होती है ना, वो डाउन कर देती है फिर, तो ये वर्ड आना चाहिए था। कास्टिज्म इन यूनिवर्सिटीज एंड वर्क प्लेस, वो देखा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल रोहित वेमुला जो केस था, वो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। देन अंडर रिप्रेजेंटेशन इन एलीट इंस्टीट्यूशन, तो जो एलीट इंस्टीट्यूशन है, जो ग्रुप ए सर्विस में आपकी रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर जो SCs दे फॉर्म जस्ट 12% ऑफ द ग्रुप ए सर्विसेज, अंडर रिप्रेजेंटेशन है। लास्ट है वीक इंप्लीमेंटेशन एंड लो अवेयरनेस, सब है स्कीम है पर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, डिले होता है डिस्पर्सल में अमाउंट, और फिर लास्ट में आपका लीगल अवेयरनेस ही नहीं है, तो उस चीज को लेके फिर ये सब चैलेंज है, इसलिए वो बेनिफिट्स नहीं जा पा रहे। अब करना क्या है फिर, वे हेड देना पड़ेगा आपको, वे फॉरवर्ड। फोकस ऑन द इंट्रा ग्रुप इक्विटी, जैसे उन ग्रुप में भी जो और बैकवर्ड है, PVTGs है, वो हो गया, ठीक है। स्ट्रेंथन डिलीवरी मैकेनिज्म,
ठीक है, अगर आप स्कीम दे दिया है उनको और बेटर करो, डेटा मॉनिटरिंग करो, उनको ग्रीवांस रिड्रेसल दो, कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। एजुकेशन एंड स्किल इन्वेस्टमेंट, उनकी एजुकेशन और स्किल में इन्वेस्ट करो। फिर सोशल सेंसिटाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए बॉक्स में डाल रहा है सोसाइटी का, तो ये इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी को सेंसिटाइज करो उनके प्रति, ठीक है ना। अवेयरनेस कैंपेन टू रिड्यूस स्टिग्मा एंड प्रमोट इंक्लूजन, सोशल सेंसिटाइजेशन, ये word। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, खत्म हो गया ये। कल टेस्ट 3 और 3 हो गया, 4 और 5, 4 ही टॉपिक है, उसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है। आज वाला टेस्ट बड़ा था, इसलिए पहले टेस्ट मैंने इंडिविजुअल किए, एक एक टेस्ट किए, अब दोनों क्लब कर लेंगे, टॉपिक है 4 और 5 करेंगे कल।